In fact, some reactions are coming through. Let's listen in. से जो अपडेट है, एनडीआरएफ ने एक फीमेल विक्टिम को रेस्क्यू किया है और 7 अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम्स जिसमें मेल 3 हैं, फीमेल 1 और चिल्ड्रन 3 अभी सो फार इतने रिट्रीव किए हैं एनडीआरएफ ने और कंटिन्यूस एनडीआरएफ काम कर रही है। कब तक ये पूरा रेस्क्यू हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? और अभी टाइम का तो कुछ नहीं कह सकते, अभी रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं और जब तक साइट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगी और जब हमारी टेक्निकल सर्च, फिजिकल सर्च और सभी से ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि अभी यहाँ पे और मोर विक्टिम्स नहीं है, तब तक हम यहाँ काम करते रहेंगे। कल रात से ही आप लोग यहाँ पे लगे हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए रही है? अभी तक तकरीबन 15-16 घंटा होने को है, गर्मी का मौसम है, कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पे रेस्क्यू करने में? रेस्क्यू करने में चुनौती तो है ही, एक्चुअली ये कन्फाइंड स्पेस है, बहुत छोटा स्पेस है, काम करने में जगह नहीं मिल रही है। हमने अपनी 2 टीमें यहाँ पे एम्प्लॉय कर रखी है और कंटिन्यूस रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि विक्टिम्स और भी अगर विक्टिम्स यहाँ पे हैं तो जल्दी से जल्द हम उनको निकाल पाएँ। लोकल जो यहाँ के हैं वो क्या बताते हैं, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? आपने क्या ये जानकारी ली? बिल्कुल, हमने सभी जानकारी ली, लोकल से बात की। लोकल्स ने कहा कि यहाँ 20 से 22 परिवार के मेंबर्स रहते थे, जिसमें से 14 उन्होंने पहले निकाल लिए, पहले सरफेस विक्टिम से निकाल लिए थे और हमारे आने के बाद हमने 1 लाइव विक्टिम और 7 अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम्स हमने निकाले। अभी जो रेस्क्यू हो रही है उनका कंडीशन क्या है, कुछ बता पाएँ आपको? अभी तो अभी जो निकाले हैं उसमें एक रेस्पॉन्सिव लाइव विक्टिम था कर रहे थे और बाकी 7 रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। 7 रेस्पॉन्स। तो टोटल डेथ टोल की बात करें तो कितने हो गए? वो तो एक्चुअली बाद में कंफर्म हो पाएगी, जो वो एजेंसी मेडिकल ब्रांच ही बता पाएगी टोल रेट। तो बाकी हम यहाँ पे कितने डेथ टोल हुए हैं यहाँ से? डेथ तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम कंफर्म ये बता सकते हैं कि हमने लाइव विक्टिम निकाला है और अनरेस्पॉन्सिव निकाला है। तो अनरेस्पॉन्सिव को ये नहीं कह सकते कि अभी उनकी डेथ हो गई क्या, कि वो डेथ तो बाद में हॉस्पिटल्स बताएंगे, हॉस्पिटल्स बताएंगे। तो कब तक सर पूरा ये काम हो जाएगा, रेस्क्यू हो जाएगा? कितना टाइम और लगेगा? अभी 3 फ्लोर क्लियर कर दी है, लास्ट फ्लोर अभी क्लियर कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी क्लियर किया जाए। ठीक है, थैंक यू। Manohar Keshri, my colleague, is also joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि दिल्ली की जो गैर कानूनी जो कम्युनिटीज़ हैं और जो लोकेलिटीज़ हैं उनमें ऐसे कोलैप्सेस अक्सर देखने को मिलते हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए अब? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि ये पहला वाकया नहीं है, दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं बिल्डिंग कॉलेप्स की देखने को अक्सर मिलती है। चाहे याद होगा कि लक्ष्मी नगर गीता कॉलोनी का हादसा हो, चाहे आज मुस्तफाबाद देर रात जो हादसा हुई है, तो ऐसे में साफ तौर पे है, वहां के लोगों ने भी इस बात को कहा है कि अगर प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है फिर भी बिल्डिंग लगातार ऊंची होती जा रही है, जबकि दिल्ली में एमसीडी की ओर से बकायदा रूल एंड रेगुलेशन है, नक्शा पास करने की बात है। हालांकि 80% दिल्ली जो है अनऑथराइज कॉलोनियों में बसती है, अनऑथराइज कॉलोनियां है दिल्ली में। तो ऐसे में सारी जिम्मेवारी एमसीडी को बनती है कि वो देखे कि किस तरह से अगर 500 मीटर की ऊंचाई की बात हो या फिर 4थी मंजिला बनाने की बात हो या 7वीं मंजिला बनाने की बात हो, आखिरकार उन कॉलोनियों में कौन परमिशन दे रहा है, किस तरह से ये बन रहे हैं। और जब आप समझिए कि अगर तेज आंधी चली है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली है और मकान जो है टास के पत्तों की तरह जो है भरभरा करके गिर गया और जमींदोज हो गया, कई लोगों की जान चली गई, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो एमसीडी जो है उन तमाम फ्लैट्स की या तो उन तमाम इलाकों को चिन्हित क्यों नहीं करती है? और जब इस तरह की बिल्डिंग बनती है तो आखिरकार कौन इसको बनने के लिए देगा? ये सारी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी और लगातार इसे लेकर के ड्राइव चलाने की जरूरत है। जी चलिए मनोहर, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।